ये हमारा ही मुल्क है, हमारे बाप की जागीर है ये मुल्क। और जो हमको बोलता तेरा नहीं है, हम तेरे को भी खाली साथ रहने दे रहे हैं हमारे। समझ में आई बात? तू अगर बोलेगा तेरा नहीं है तो कमबख्त चपरासी तू हमारे साथ सिर्फ रहने वाला है। ये बाप की जागीर है, सारी जमीन मुसलमानों की है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ने सूरह आराफ सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 26 से लेकर 31 तक जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ने फरमाया हमने जमीन की हर चीज मुसलमानों के लिए बनाई। फिर बात ही खत्म हो जाती है, सारी चर्चाएं ही खत्म हो जाती है, क्योंकि सारी जमीन इनकी है। सरकार इनकी जमीन को पहचानने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार का भी कुछ नहीं है, सब कुछ इन्हीं का है। इस मौलाना ने जो बातें बताई उसका साइड इफेक्ट भी देख लो। अरे तो गवर्नमेंट के बाप की जगह है क्या? इस पे स्टे है, इस पे स्टे है, वक्त बोर्ड है, ये हमारे बाप की, हमारे पुरखों की जगह है। दिया क्या परमिशन? मैंने क्या बाकी है प्रिंसिपल की? कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया आपको कि जाओ करो काम। तुमको मालूम है इस पे ये इस्माइल यूसुफ कॉलेज गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, बफ। कोई हाथ नहीं लगा सकता इसके। भाई पुलिस प्रशासन सरकार इनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारी जमीन इन्हीं की है, पूरी दुनिया की जमीन इन्हीं की है। गांधी खानदान को तो इन्होंने सिर्फ किराए पर रखा है। भारत में भी एक बाला साहब के सुपुत्र हैं, वो भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन को कोई छू भी नहीं सकता हमारे रहते हुए। और ये जो ना छूने वाला वीडियो है जिसमें सरकार को छूने नहीं दे रहा है, ये भी मुंबई का ही है। 55 में एक्ट बना, 1955 में नहीं बना, वक्फ एक्ट बना है 1954 में, 1923 में बना, 1954 में बना। आपकी जानकारी गलत है। 1923 में कैसे बन जाएगा? बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है। 1923 में कैसे बन जाएगा? 47 में तो देश आजाद हुआ, 47 में देश आजाद हुआ और 23 में वक्फ एक्ट बन गया। भाई ऐसे क्यों पेल देते हो? इनकी बात मान लिया करो। भाई ये बोल रहा है, इसका अब्बा बोल चुका है कि सारी जमीन पूरी दुनिया की इन्हीं की है, तो 1923 में बना हो या 1955 में क्या फर्क पड़ता है? विकिपीडिया के अनुसार वक्फ बोर्ड का गठन ब्रिटिश शासन के दौरान 1913 में किया गया था। वक्फ को विनियमित करने वाला पहला कानून 1923 में बनाया गया था। इसे मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 नाम दिया गया था। लगता है विकिपीडिया भी इनको अभी तक नहीं समझा है। डरो थोड़ा विकिपीडिया, गूगल बाबा थोड़ा आप डरो, क्योंकि तुम्हारा जो ऑफिस है वो इन्हीं की ज़मीन पे तो बना है। ये भगाने लगे तो, ये दावा ठोकने लगे तो कहाँ जाओगे? भाई साहब आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का वैलिड हो जाएगा? The property was already declared as a ancient monument. Issuing a notification in the early 19s, बिना किसी ओनरशिप को, बिना कुछ देखे, क्या ओनरशिप थी आपकी इसके पहले से? Prior to this notification which was issued under the Ancient Monument Act, who was the owner of this property? नोटिफिकेशन इशू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। हाँ, यहाँ जज साहब को पता है कि भाई ये सब अवैध जबरदस्ती कब्जा करने के तरीके हैं और कब्जा हो रहा है, लेकिन सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, सरकार तो कानून लेके आई है, जो और विपक्ष में है और सब हैं, बाला साहब के ठाकरे जैसे लौंडे हो गए, इनको नहीं फर्क पड़ रहा है। ये तो सुरक्षा में जुटे हुए हैं। केजरीवाल को ही देख लो, तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। जान लगा देंगे, वक्फ बोर्ड को बढ़ाते बढ़ाते बहुत पैसा वाला बना देंगे। घटिया मानसिकता इन जैसे लोगों की है वक्फ बोर्ड के लिए, कि जो भी अवैध संपत्ति वो ले रखा है, बना रखा है, उस पे भी ये लोग और मजबूत करने में लगे हुए हैं। लोग नहीं चाहते कि पारदर्शिता आए, इनसे कोई मतलब नहीं है। हम क्या है? कहाँ से आया है तू? सालम में कहाँ से आया है तू? बांग्लादेश से आया है। ये जो विस्तार में घूमता है, तेरे को हिंदी आती है सही से? पहली बात तो ये बता। नहीं आती हिंदी। तो बांग्लादेश से तू इंडिया कैसे आया? वो में बॉर्डर में दलाली दे के आया।
ओके, तेरे को यहाँ पे आके किसके वहाँ रहता है तू? सालम में। सालम में किसके वहाँ रहता है? किसके घर भाड़े पे लिया है तूने? बिल्लत नगर के। तेरे पास कोई भी आईडी प्रूफ है इंडिया का? एक भी आईडी प्रूफ नहीं है इंडिया का। तेरे साथ और कौन कौन रहता है? हमारा बीवी है। तेरा बीवी रहता है, और कौन रहता है? तेरे को बांग्लादेश से इंडिया आने का पैसा किसने दिया? 2-3 हज़ार रुपया लगा। किसने दिया था? वो 10 से बड़ा में लोग दलाल। अच्छा, दलाल कौन था? दलाल का नाम मालूम है देखो? यही तो वादे कस्में होते हैं भाई, दलाल का नाम इम्पॉसिबल। यहाँ वादे कस्में दिलाए जाते हैं कि दलाल का नाम नहीं बताना है, और वो दलाल बांग्लादेशी नहीं भारतीय ही होते हैं जो चंद पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच आते हैं। ये लोग ऐसे ही भारत में आते हैं, वक्फ बोर्ड इनको कब्जाई हुई संपत्ति को सौंप देता है। ममता बानो जैसी सरकार आती हैं, ठाकरे जैसी सरकार आती हैं तो ये घर बनवा कर दे देंगे, फिर आधार कार्ड, फिर राशन कार्ड। बांग्लादेश का पासपोर्ट वाला तुरंत भारत आके भारत में आधार कार्ड बनवा लेता है, अब देख सकते हैं। और इस तरह के बांग्लादेश में जिसका नाम है हसमत खलीफा है, और इंडिया में जब इसने बनाया तो इसने फुजान शेख के नाम से बनाया। कहाँ बनवाते थे? बंगाल में बनाया, अभी बेचने में आएंगे ना, पूछताछ होगी ना। इतना होने के बाद ये जैसे ही मजबूत होंगे आगे चलकर, जैसे ही इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, ये वायरस के तरीके से पूरे इंडिया में फैल जाएंगे। और जो लोग सपोर्ट इनका किए हैं, जो लोग इनको रखे हैं आज के फायदे के लिए, कल ये उन्हीं के घर में सबसे पहले घुसेंगे, उनके बहन बेटियों को उठाएंगे, तब उनके समझ में आएगा कि बहुत देर हो चुकी है। पप्पू जी स्पीक अप फॉर शक्ति। क्या? एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया है, शीशा से उसकी आंखें फोड़ दी गई है, जान से मार दिया है सब, और सीसीटीवी फुटेज को डैमेज कर दिया है लोग, और सबूत मिटाने की पूरी साजिश चल रही है। जी बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राज्य में बेटियों को नोचा जा रहा है। ये मोदी सरकार में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे मोदी के राज में नहीं, ममता दीदी के राज में, बंगाल में हुआ है। हे प्रभु, हे प्रभु, क्या किया जाए? राजनीतिक लाभ नहीं है टोटिलेस जी। चलिए घर का मैटर नहीं है। वीडियो एक संदेश दे गया कि पप्पू एंड कंपनी की तरफ से किस प्रकार पॉलिटिक्स होती है, या और भी पॉलिटिशियन के तरीके से किस प्रकार पॉलिटिक्स होती है। वैसे अब हम लोग बात करेंगे जहां असली पॉलिटिक्स मची हुई है। सेंसिटिव मामला होने के बावजूद घटिया पॉलिटिक्स हो रही है पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बेटी की हत्या के मामले में। कोलकाता ही है, ममता कोलकाता से बाहर कहाँ जाएगा? बलात्कार कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बानो। पश्चिम बंगाल की पुलिस किसके अंडर आती है? ममता बानो। भीड़ इकट्ठा करके सबूत मिटाने की कोशिश किसने की? ममता बानो के गुंडों ने। सीबीआई की जांच कौन नहीं चाहता था? ममता बानो। और प्रदर्शन कौन कर रहा है? ममता बानो उर्फ ममता डायन। इसकी आत्मा मर चुकी है। देखिए, मैं कोई घटना हो उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, और घटना पर राजनीति करने का हुनर अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कोई घटना हो जाएगी, उसका राजनीतिक लाभ और दूसरों को बदनाम करने का अगर टैलेंट किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कहीं देश में बेटियों के साथ घटना हो, किसी नारी के साथ घटना हो, दुखद है, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई। हादसे से सवाल पूछा गया था पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के प्रदर्शन पर। दोगली राजनीति के चक्कर में बीजेपी पर ही आरोप लगाकर भाग खड़े हुए। डॉक्टर बेटे के लिए सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं बोल पाए, जो हाथ रस में झंडा लेकर घूम रहे थे, दिया बाती लेकर घूम रहे थे, श्रद्धांजलियां देते फिर रहे थे। सबको पता है कि तुम ममता बानो के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे, कम से कम उस डॉक्टर बेटी के लिए पर्सनली ही कुछ बोल देते, बगैर सरकार के बगैर सरकार के ऊपर आरोप लगाए। लेकिन तुम तो बीजेपी के ऊपर पल्ला झाड़ दिए। सरकार वहाँ ममता डायन की है। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান,
বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। डायन माता क्या बोल रही है? ये घटना राम और वाम ने मिलकर कराया है। शांति फैलाना चाहते हैं राम वाले। वैसे ये डायन का पहला बयान नहीं है जहां राम के ऊपर इसने अभद्र टिप्पणी की हो। ये जब राम नाम सुनती है तो इसका सूख जाता है, पूरा शरीर सूख जाता है। कि जहाँ भी मौका मिलता है राम नाम को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश करती है। ये सब सुनने के लिए उनके सामने पश्चिम बंगाल के हिंदू खड़े रहते हैं। तो इसे क्यों खड़े रहते हैं, क्या मजबूरी है, वो भी आगे वीडियो में डिस्कस होगा। ये सरकार है ना, पूरा नंगा हो चुका है। हम लोग नंगा राजा का बात सुने थे, ये सरकार वैसे ही है। पुलिस मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, सीएम, खुद ममता बनर्जी कल वो बोल रहा है कि वी वांट जस्टिस। अगर स्टेट का जो मुखिया है, अगर वही जस्टिस मांगेगा तो आम आदमी किससे जस्टिस मांगेगा? हम लोग पेपर से जाना है कि वो एक आदमी का काम नहीं है, गैंग रेप हुआ है। हर पेपर में हम लोग देखा, सोशल मीडिया में देखा, मगर ममता बनर्जी क्यों किसको सेव करने चाह रहा है? एक तो घटिया सोच को वजह से आज हम लोग ये सरकार जैसे विवस्त हो गया। आज भी हम लोग बिना शर्ट का एक तो रैली किया कि सरकार को हमेशा रिजाइन करा देना। घटनाएं हर राज्य में होती हैं, लेकिन इतना शर्मनाक तरीके से इतना इनसेंसिटिव मुख्यमंत्री हमने तो कभी नहीं देखा। घटनाएं होती हैं, उस पर कार्रवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन ये ममता बानो, ये ममता डायन अपने को बचाने के लिए, अपने अपनों को बचाने के लिए खुद ही जस्टिस मांगने निकली है। पुलिस ऐसे ही खड़ी थी, बैरिकेड तोड़ चुका था, पुलिस कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया। रैफ आए आफ्टर 45 मिनट्स, उसके बाद पुलिस फोर्स आए, मगर 45 मिनट्स तक वो जो मॉब्स था वो पूरा कॉलेज घूम चुका है, पूरा कॉलेज को थ्रेट किया एंड वार्ड में घुसकर सिस्टर दीदी को बोला है अगर आप पे प्रोटेस्ट नहीं रुका तो अगले दिन आके आप पे जाऊंगा। ये बात बोला वहाँ पे, ये बात बोला है उसमें कुछ हुलीगन ने, ये सिस्टर दीदी ने हम लोगों को बताया। ये कितनी बड़ी बात हो सकती है कि जिस डॉक्टर के लिए, जिस पीड़िता के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर से थ्रेट मिल रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो डॉक्टर के साथ हमने किया है। देखो, इसमें सारी गलती ममता बानो की नहीं है। वो शुरू से अपने स्टाइल में चलती आ रही है, अपने तानाशाही अंदाज में चलती आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार तो भुइयाँ घास क्या होता है वो सब छीलने में बिजी है, रिपोर्ट चूसने में बिजी है। 2021 में चुनाव हुआ था, आप सब ने देखा होगा, सब ने न्यूज़ किया होगा, हमने भी एक आधो वीडियो किया था कि किस प्रकार तांडव, किस प्रकार खूनी खेल हुआ था। वहाँ जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो खुलकर सपोर्ट में आए थे, उनको वहाँ से भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा, कितने लोगों की जान चली गई। लेकिन मोटा भाई पश्चिम बंगाल पहुँचते हैं, चूरन चटाते हैं वहाँ के वोटरों को, सपोर्टरों को, और धीरे से दिल्ली निकल आते हैं। आज की मजबूरी समझ सकता हूँ कि पूर्ण बहुमत जो है वो बीजेपी का यानी मोदी सरकार का नहीं है, पूरे एनडीए का है। लेकिन उस समय तो सब कुछ आपके हाथ में था, फिर भी कुछ नहीं किया ममता बानो के खिलाफ। उसमें हो रहा था कि मोटा भाई कुछ मास्टर स्ट्रोक करेंगे, उसी के चक्कर में दिन बीतते गए, लोग भूलते गए, और तुम्हारे कार्यकर्ता जैसे थे वैसे ही पश्चिम बंगाल में रह गए। तो उन लोगों की मजबूरी बन जाती है कि वो ममता बानो के साथ अगर नहीं आएंगे तो उनकी जानें जाएंगी, क्योंकि ऐसे घटनाएं, ऐसे अप्रिय तरीके से कोई भी मुख्यमंत्री रोल करे तो हाँ, राष्ट्रपति शासन का रूल हो जाना चाहिए, मांग हो जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से एक भी बार नहीं बोला गया कि अब वहाँ राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। अरे पीटीआई, ये है बजरंग पुनिया, पूर्व खिलाड़ी हैं। ये कितने प्यार से तिरंगों को अपने जूते से रौंद रहे हैं। चलो मान सकते हैं कि गलती हो गई होगी, हो जाती है कभी कभी, लोग जानबूझकर नहीं करना चाहते लेकिन हो जाती है। कम से कम 20 पत्रकार, 20 टीवी चैनल के पत्रकार वहाँ खड़े थे एक बाइट लेने के लिए, माइक सब थमा रहे हैं कि
क्या बोले बजरंग पुनिया, जल्द से जल्द हम कैप्चर करें, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, कोई विरोध नहीं किया। सबको अपने फायदे की पड़ी है। देशभक्ति, तिरंगे का अपमान, गया तेल लेने। यह है मोहम्मद मोइज, साथ में है उत्तर प्रदेश पुलिस। यही फर्क है पश्चिम बंगाल की पुलिस, पश्चिम बंगाल का प्रशासन और उत्तर प्रदेश के प्रशासन और पुलिस में। इसने 2 साल की बच्ची को अगवा किया, उसको लेकर भाग रहा था। अब किस इरादे से भाग रहा था पता नहीं, लेकिन जब लोगों को पता चला तो वो उसको नाले में फेंक दिया, जिसकी मौत हो गई। और इसको पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस इसके पैर में गोली मारती है और पकड़ लेती है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी बाबा को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए इन बेचारों के लिए। इसने जिस प्रकार उस बच्ची के साथ किया था, जैसे उसकी डेथ हुई, कुछ ऐसे ही इसके साथ तुरंत कर देना चाहिए था, उसी नाले में ले जाके। बाकी पश्चिम बंगाल में होता तो अब तक बचा लिया जाता और गर्व से कह रहा होता कि हाँ हमने ऐसा किया है, जो सज़ा तुमको देना है दे दो, क्योंकि उसको पता है कि आज नहीं तो कल उसको निकाल लिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा बोला होता तो हो सकता वहीं कहीं ठोक दिया गया होता। सोचते हैं दोस्तों, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं, कमेंट करिए। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने जो भी क्लिप में आपको दिखाया, आज की क्लिप ऐसा था जो आपको डिस्टर्ब कर सकता था, गुस्सा देने वाला था। जो भी आपका रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। हाँ, कमेंट बॉक्स में डायन भी लिख देना, डायर नहीं डायन, ममता बानो के सम्मान में। बाकी मुन्ना भाई के साथ जुड़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुट जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।